क्राउन जूल देखने के बाद भाई मैं तो नहीं मानता कि ब्लड लाइन का सही में रियूनियन हुआ है। और ब्लड लाइन मैच तो हारी लेकिन रोमन रेंज पिन हो गए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज हुए क्राउन जूल शो के बारे में, जो कि हमारे हिसाब से रात में खत्म हुआ था। आप इस रिव्यू को सुन रहे हो सुबह सुबह, उस चीज के लिए आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक, और सारी बातें क्राउन जूल में जो भी वो डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले ही जो शो पर मैच, जैसे कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था आपको कि जो रोमन रेंज का 6 मैन टैग टीम मैच है, रोमन रेंज जिमी ऊसो जे ऊसो वर्सेस द ब्लड लाइन, वो शो को करने वाला है किक ऑफ, और इसी से मैच जो स्टार्ट होता है। वीडियो का पूरा देखना, क्राउन जूल के शो में बहुत फनी चीजें भी आपको मिलेंगी। सबसे पहले इस मैच में जो एंट्रेंस है उसके ऊपर ही नजर डालते हैं। रोमन रेंज एंड जिमी ऊसो की जो एंट्रेंस है वो तो साथ में होती है, लेकिन जे ऊसो ने भाई साहब अपनी अलग से एंट्रेंस करी, और जब उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी तो आपको पता कैसा वो माहौल कॉन्सर्ट सा बना देते हैं, वैसे ही पूरी यहां पर वाइब आएगी आपको। और उसी पॉइंट से पता लग गया था कि भाई ये ब्लड लाइन के रियूनियन में भी चीजें थोड़ी सी ऑफ लग रही हैं। अब देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जे ऊसो की एंट्रेंस अलग अलग हो गई तो भाई क्या कितना गलत चीज हो गई, लेकिन जब ब्लड लाइन का रियूनियन हो चुका है तो फिर ये वो पुरानी वाली ब्लड लाइन की वाइब अभी तो कहीं से भी नहीं दे रहा है। देखो, इनके बीच में जो टेंशंस हैं वो तो चल ही रही थी, लेकिन अभी जब जे ऊसो अपनी एंट्रेंस कर रहे थे उस टाइम पे रोमन रेंज का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था कि जैसे कि वो ट्राइबल चीफ है, लेकिन उनसे ज्यादा शायद किसी को इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जे ऊसो के लिए सपोर्ट था। और मैं ये तो गारंटीड है, इसमें तो कोई अगर या मगर नहीं है, ये वाला जो सऊदी अरब का क्राउड था वो सबसे बेस्ट क्राउड था अब तक का। इन्होंने लिटरली जो फ्रांस का क्राउड है उसको टक्कर दी है। आपको पता भी नहीं चलेगा मैच में क्या चल रहा है। जैसे हम यूजुअली क्राउड के रिएक्शन से भी मैच का अंदाजा लगाते हैं ना, अच्छा अब इस पे मैच, अब इस पे, पता ही नहीं चलेगा भाई, इतने ज्यादा ये लोग चिल्ला रहे थे। मजा आ गया भाई क्राउड को देख के। और आज जो ये शो था वो थोड़ी छोटे अरीना से था, पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे जा रही थी आई गेस, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा हिसाब किताब था यहाँ पे। अब इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। सबसे पहले जे ऊसो ने इसको शुरू किया। जिमी एंड जे ऊसो के आज हमको वो कॉम्बिनेशन वाले मूव्स दिखे बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ऊसोस को भाई हमने इतने सालों से लड़ते हुए देखा है, लेकिन अब दोनों एक साथ है तो वो काफी नॉस्टैल्जिया जैसी वाइब दे रहा था। भाई बताओ, ऊसोस के बारे में बोल रहा हूँ कि काफी पुरानी जो बात है वो लग रही थी। अब होता कुछ ऐसा है कि ओटीसी रोमन रेंज के चैंट बहुत ही ज्यादा लग रहे थे। लोग चाहते थे रोमन रेंज सब टैग इन हो, लेकिन रोमन रेंज ने हाथ जब बढ़ाया तो भाई जे ऊसो ने टैग रोमन रेंज को नहीं दिया, उन्होंने अपने भाई जिमी ऊसो को टैग इन किया। और आई थिंक ये करके जे ऊसो ये जिताना चाह रहे थे कि भाई चल ठीक है, तेरा मूड भले ही होगा कि तू मैच में आना चाहता है, लेकिन अब तेरे ऑर्डर्स पे नहीं चलेंगी चीजें, हम अपने इक्वल हर तरीके से हम भी डिसीजन ले सकते हैं। और शायद उस प्रेशर में आके थोड़ा बहुत जे ऊसो ने रोमन रेंज को टैग नहीं दिया, जिमी को दिया। वहां से मामला और भी गड़बड़ लगने लगा कि भाई अभी तो एंट्रेंस हाथ में नहीं हुई, रोमन रेंज के रिएक्शन भी कुछ अलग थे, अब भाई यहाँ पे तो एक दूसरे को टैग भी नहीं दे रहे, तो ये कैसा ब्लड लाइन का रियूनियन हुआ। इसके बाद रोमन रेंज को जब फाइनली टैग मिलता है तो ऑब्वियसली क्राउड बहुत ज्यादा रोमन रेंज के लिए भी सपोर्ट कर रहा था। एक तो जे ऊसो का कैरेक्टर ये कि भाई इसको सपोर्ट तगड़ा करना है, वो है वैसा उनके साथ, तो जे ऊसो ने टॉप किया है रोमन रेंज को। आज अगर आप क्राउड के रिएक्शन की बात करोगे भाई बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है बोलने में, लेकिन जे ऊसो ने कमाल करके दिखा दिया है अपने पिछले जब से ब्लड लाइन से वो अलग हुए उसके बाद जिस तरीके से बुक हुए। इसके बाद रोमन रेंज की थोड़ी सी आंधी आती है मैच में, सुपरमैन पंच उन्होंने हिट किया, स्पीयर के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन वो स्पीयर बदल जाता है एक स्पाइक में, और इसके बाद रोमन रेंज को सोलो सिकोआ पिन करते हैं। यहां पे हो गया भाई बहुत बड़ा वाला हग्गा, क्योंकि जब जिमी ऊसो का आना था इस पिन को ब्रेक करने के लिए तो वो आए नहीं, और आए नहीं तो रोमन रेंज को लगेगा ऑब्वियसली मुझे तो किक आउट करना नहीं है, तो ना यहाँ पे किक आउट होता है ना जिमी ऊसो पिन ब्रेक करने के लिए पहुंचे, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैच का फिनिश तो था नहीं, तो ये बस रेफरी ने 3 करने से पहले ही रोक दिया। तो कुल मिला के एक बार तो रोमन रेंज ऑलरेडी मैच में यहाँ पिन हो ही गए थे। चलो ये बॉच वगैरह तो होते रहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा अब ऐसे नहीं आएंगे कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, भाई हमें तो मैच की स्टोरी से लेना देना है। इसके बाद जे ऊसो ने अपना जलवा दिखाया, वो यहाँ पे इधर उधर हर तरफ कूद रहे हैं, उनकी तरफ से जो उनके मूव सेट्स वो होते हैं। एंड देन रोमन रेंज का आता कुछ यहाँ पे एक सीक्वेंस तगड़ा वाला, जब उन्होंने आई थिंक टामा टोंगा को उठा के इस तरीके से अंदर फेंका कि रेफरी गिर जाता है, टोंगा लोआ के ऊपर उन्होंने सुपरमैन पंच मारा है जेकब फाटू का। इसके बाद यहाँ पे मैच में तगड़ा वाला एक्शन था भाई, उनके जो इलेक्ट्रीफाइंग मूव्स हैं वो रोमन रेंज के सामने कुछ ऐसे चल रहे थे कि लग रहा था भाई रोमन रेंज तो थोड़ा बेचारा सा हो गया, इधर उठा के हवा से कूद गया, पता नहीं रोमन रेंज का उन्होंने बिल्कुल बुरी तरीके से बाजा बजाया यहाँ पे। और इस चीज का फिर फायदा उठाते हैं सोलो सिकोआ,
उन्होंने लगाए मल्टीपल समवन स्पाइक रोमन रेंस के ऊपर एंड देन उसके बाद जब वो पिन करते हैं तो भाई साहब किकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पे रोमन रेंस पिन हो चुके हैं सोलो सिकोवा के हाथों और जो बैड ब्लड लाइन है वो ये मैच जीत चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी था प्रेडिक्शन वीडियो में, भाई यहाँ पे ये अगर वॉर गेम्स के लिए स्टोरी लेके जाना चाह रहे हैं तो रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो हार सकते हैं यहाँ पर, वो हुआ भी है। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा भी लगा भाई देखने में कि रोमन रेंस पिन हुआ है, मतलब ये जरूरी था स्टोरी के लिए। इसको हमने बोला भी था कि रोमन रेंस पिन होंगे सोलो सिकोवा से तो वो ऐसा लगेगा कि और अभी रोमन रेंस के पास चेज करने के लिए है, वरना तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, तो वो चीज उनको आगे चलानी थी। लेकिन वो क्योंकि ब्लड लाइन का रियूनियन भी थोड़ा सा लगा यार ऑफ सा है और रोमन रेंस भी फिर पिन हो गए हैं, तो वो थोड़ा अटपटा सा लगा। लेकिन फिर भी जो भी है स्टोरी के लिए इस समय यही रिक्वायरमेंट थी। लेकिन बुरा सा लगा भाई रोमन रेंस को ऐसे पिन होते हुए देखे, क्योंकि आदत है हमको इतने टाइम से ट्राइबल चीफ को ऐसे तगड़ा देखने की, बट आज वो चीज वैसी दिखी नहीं। अब इसके बाद तो भाई ब्लड लाइन की जो मार पिटाई है वो शुरू होती है। रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो सबको निशाना बनाया जाता है, थोड़ा बहुत कम बैक करते हैं लेकिन फायदा कुछ होता नहीं है उसका। अब कॉर्नर पे स्टील चेयर लगा दी गई है जे ऊसो के ऊपर और मारने की पूरी तैयारी है। एंड देन तभी थीम सॉन्ग हिट होता है सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग हिट हुआ तो भाई बहुत ज्यादा क्राउड का अच्छा उनको रिएक्शन भी मिलता है। अब सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट हुआ तो इसका मतलब ये ऑब्वियस नहीं था कि वो जे ऊसो की हेल्प कर रहे हैं या रोमन की, या मतलब ये गुड साइड की हेल्प कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ सिचुएशन को देख रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। सोलो सिकोवा तो भाई बिल्कुल उनको हक करने के लिए बढ़े और सैमी ज़ेन भी बढ़ते हैं। भाई लगा ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को हक कर देंगे। लेकिन भाई क्या स्मूथ वो ट्रांजिशन था उनका, मतलब ट्रांजिशन नहीं, वो जिस तरीके से दिखाना चाह रहे थे कि भाई अब मैं जाके इसको जो हक करूंगा, उसको जिन्होंने अपने एक्सप्लोडर में बदला है भाई बहुत ज्यादा क्रेजी लगा, मजा आ गया उसे देख के। एंड देन इसके बाद जो मार पिटाई है ब्लड लाइन के जो बंदे हैं उनको फेंक दिया जाता है। सोलो सिकोवा बच गए रिंग में, चारों तरफ से रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन ने उनको घेरा हुआ है। अब ऐसा लगा सोलो सिकोवा का बाजा बज जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे एक और जो ब्लंडर है वो हो गया है, क्योंकि सैमी ज़ेन एंड रोमन रेंस दोनों ही सोलो सिकोवा को मारने के लिए चलते हैं और दोनों कुछ इस तरीके से बड़े आगे कि जो हेलुआ किक है वो सैमी ज़ेन की हिट हो गई, सोलो सिकोवा को नहीं बल्कि रोमन रेंस को, क्योंकि वो भी पीछे से आके सुपरमैन पंच हिट करना चाह रहे थे। भाई बिल्कुल वहां पे कचरा सा हो गया, कुछ भी चीज ब्लड लाइन के फेवर में नहीं गई है। सब देख ही रहे भाई ये क्या हो गया, मैच भी हार गए। सोलो सिकोवा की जो हंसी थी ना भाई चेहरे पे, ऐसा लग रहा था भाई मैं तो खेल खेल के चला गया तुम्हारे साथ, मैं मैच भी जीत गया और तुम जो अपनी ये फैमिली फूमली कर रहे हो क्या है सब, मैं तो अपना जो है तुम्हारे दिमाग के साथ ही खेल के चले जाऊंगा। और जो वहां पे कैरेक्टर लग रहा था यार बढ़िया सोलो सिकोवा का, लेकिन बुरा लग रहा था ब्लड लाइन को देख के, सैमी ज़ेन को देख के कि भाई ये तो क्या करने चले थे और ये क्या हो गया है। उसके बाद सैमी ज़ेन भी वहां से चले जाते हैं और रिंग में रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो बस एक दूसरे का मूवी देख रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि रोमन रेंस पिन हो गए हैं। वो अभी भी एक शॉक वाली चीज थी। अब इस मैच की रेटिंग कितनी है उसका एपिसोड आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा या फिर 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा पूरा। आप जो है और भी ज्यादा डिटेल में चीजें वो क्राउन जूल के बारे में जान सकते हो, लेकिन यहाँ से इन्होंने जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू कर दिया है आगे वॉर गेम्स के लिए। इसके बाद मैच आता है अगला विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेटल 4 वे मैच। भाई इस मैच में आपको स्पॉट ही स्पॉट दिखेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको विमेंस डिवीजन से मैचेस देखने तो ऐसे मैचेस देखा करो भाई। क्या वो लैश लेजेंड और जेड कारगिल का फेस ऑफ था भाई, जेड कारगिल से भी तगड़ी लैश लेजेंड लग रही थी, तो वो देखने में बड़ा मसला था। उनके बीच जो सीक्वेंसेस थे, क्रॉस बॉडी लगती है पाइपर नेवन की, भाई दोनों के ऊपर ही वो गिर जाती हैं। भारी भरकम आज जो महिलाएं थी इस मैच में थी, तो फिर वो आपको जो एक्शन में है चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी। कायरी सेन का जो इनसेन एल्बो है बाहर की तरफ वो हमेशा ही कूल लगता है, मून सॉल्ट भी आता है ईओ स्काई का। फिर जकारा जैक्सन को उठा के जो बाहर फेंका था लैश लेजेंड ने, तो वो एक के बाद एक जो सीक्वेंस है मैच में उसकी जो मैच में जो पेस है वो काफी अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद जो पाइपर नेवन है वो गलती से अपनी ही पार्टनर के ऊपर कूद जाते चेल्सी ग्रीन के ऊपर। इसके बाद डबल टी मूव के साथ जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर ने यहाँ पे अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। बहुत ही फन मैच था, मैंने इसको पूरा एंजॉय किया है। विमेंस रेसलिंग में ऐसे ही मैचेस होने चाहिए, तब देखने का बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद आता है शो पर अगला मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच में। इस मैच में तो केओटिक चीजें होनी थी और उसी चीज के ऊपर सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉनसन रीड ने डिलीवर किया है। एंट्रेंस पर ही भाई साहब सेथ रॉलिंस ने धर पकड़ लिया ब्रॉनसन रीड को, वहीं से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हालांकि मैच शुरू होने से पहले इन दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत भसड़ हो चुकी थी। इधर जाकर टाइम कीपर एरिया में फेंका जा रहा, स्टील स्टेप्स में पटक रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ।
जब मैच शुरू होता है भाई तो उसके बाद ब्रॉन्सन रीड क्योंकि डोमिनेट कर रहे थे, पहले उन्होंने सुनामी मारी, दूसरी सुनामी के लिए भी वो जा रहे थे लेकिन वो उन्होंने मिस कर दिया और इसका फिर फायदा सेथ रॉलिंस ने उठाया। वो कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं, डोमिनेट ब्रॉन्सन रीड बहुत ज्यादा कर ही रहे थे इस मैच में। एक मोमेंट पर सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को उठा लिया था, लेकिन भाई ब्रॉन्सन रीड इतना भारी भरकम बंदा है कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को लेके ही अपने साथ गिर जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस का एक मूव भी था जो कि उन्होंने डीडीटी लगाई थी। भाई इतना तो चौड़ा है ब्रॉन्सन रीड की उसकी गर्दन तक नहीं टच हो रही कैनवस पे, मैट पे, तो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत है, लेकिन भाई इतना चौड़ा बंदा है वो कि डीडीटी भी उसके ऊपर सही से नहीं लग पा रही। इसके बाद स्पिनिंग सिट आउट पावर बम, भाई ब्रॉन्सन रीड भले आपको लंबे ऐसा बिल्कुल हट्टे कट्टे चौड़े से भी है, लेकिन जो उनके अंदर फुर्ती है वो बहुत तगड़ी है। डेथ वैली ड्राइवर लगाया उसके ऊपर किक आउट हो जाता है, सुपर प्लेक्स लगाया उसके ऊपर भी सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया। मतलब ब्रॉन्सन रीड ने अपने जो तरकश के सारे तीर वो लगा के पिन करने की कोशिश की, लेकिन सेथ रॉलिंस हार मानने वाले हैं नहीं। इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन्सन रीड कहते हैं अब मैं लेके आऊंगा स्टील स्टेप्स, वो स्टील स्टेप्स ही लेके आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उनको गिरा दिया। पहले तो उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर स्टॉर्म किया, रिंग में स्टॉर्म किया, उसके बाद तीसरा स्टॉर्म किया जो कि उन्होंने रोप के वहां से मारा था। और भाई वो जब उन्होंने उनको हिट किया तो ऑब्वियसली ब्रॉन्सन रीड के पास 3 ऐसे तगड़े तगड़े स्टॉर्म पड़ने के बाद कोई जवाब नहीं था, पिन वो हो गए भाई। लिटरली यहाँ से वो भी निकला था ब्लड, तो भाई वो देखने में बहुत कूल लग रहा था जिस तरीके से स्टॉर्म मारने के बाद ही वो निकला था। और भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं तो जीत गया हूँ, और जैसे मैंने प्रेडिक्ट भी किया था यहाँ पे सेथ रॉलिंस जीतेंगे, तो उनके मोमेंटम के लिए ज़्यादा जरूरी है, ब्रॉन्सन रीड हार भी यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैच हारने के बाद भी ब्रॉन्सन रीड वो 3 तगड़े वाले स्टॉर्म खाने के बाद ऐसा नहीं है लेटर है, भाई बंदा खड़ा हो गया है। सेथ रॉलिंस भी देख के शौक है, भले ही सेथ रॉलिंस मैच जीता लेकिन देख रहा भाई इस बंदे को इतने बुरी तरह से मैंने मारा है फिर भी जाके खड़ा हो गया। तो ये जो स्टोरी अभी कंटिन्यू रहने वाली है और मैं एक्साइटेड भी उसको मंडे नाइट रॉ में देखने के लिए। ब्रॉन्सन रीड लिटरली 3-4 महीनों के अंदर ही एक सुपरस्टार बन चुके हैं, इस बात पर कोई भी शक नहीं। बाकी इस मैच की रेटिंग भी आ जाएगी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई के ऊपर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और डिटेल में बात करेंगे वहां पर चीज़ों के बारे में। इसके बाद अगला मैच आता है क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। भाई यार सही बताऊं बहुत बेकार लगा मुझे यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, मतलब ये मैच में भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, वो कैश इन वाली चीज़ भी नहीं हुई है। बस यही था कि नाया जैक्स यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं, एक टिफिनी स्ट्रैटन का म्यूजिक हिट हो गया मैच में, उसके बाद उन्होंने देखा नाया जैक्स तो ठीक ठाक है, फिर नाया जैक्स को देख के वो डर गई, फिर वो वापस भी आते, रकेल रॉड्रिगेज ने वो ब्रीफकेस छीन लिया, नाया जैक्स सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डोमिनिक भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो नाया जैक्स के लिए प्रॉब्लम हो गई। वो एनाइलेटर मारने भी जा रहे थे लेकिन वो फिर वो लगा नहीं पाई, एंड देन ओब्लिवियन फिनिशर के साथ लिव मॉर्गन ने नाया जैक्स को पिन करके इस मैच में हरा दिया है, और वो बन चुकी है फर्स्ट एवर क्राउन जूल चैंपियन WWE की हिस्ट्री में। तो बस यहाँ पे और मुझे कुछ खास लगा नहीं, वो जो बेल्ट भी है भाई बहुत फनी लग रहा था, वो ट्रिपल एच ने ना पूरे टाइम लिव मॉर्गन के लिए वो जो बेल्ट है उसको उठा के रखा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अकेले लिव मॉर्गन से वो इतना टाइम तक उठेगी नहीं, तो ट्रिपल एच ने छोड़ा नहीं बिल्कुल, और बस फिर उन्होंने बेल्ट वेल्ट दे दिया, और ये उनका जो था सऊदी अरब वालों का कि भाई एक टाइटल लेके आना है तो यहाँ पे विमेंस मैच के लिए, तो उन्होंने कर दिया था। इसके बाद मैच आता है अगला केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में, और जैसे मैंने बोला आज का सऊदी अरब का ये अब तक का सबसे बेस्ट क्राउड है, नहीं यकीन मान रहे मेरी बात तो रैंडी ऑर्टन के सिर्फ आप एंट्रेंस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जितनी चिल्ला चिल्ला के रैंडी ऑर्टन का गाना वहाँ का क्राउड गा रहा था ना भाई, वो देखने लायक चीज थी। एंट्रेंस पर ही अपने पोज वोज मार रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन, तो केविन ओवंस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। भाई ट्रिपल एच की जितनी तारीफें की जाएं इस मैच में, जो कि मैच है भी नहीं, क्योंकि ये मैच कभी शुरू ही नहीं हुआ, लिटरली मैच ही नहीं शुरू हुआ भाई, WWE के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी ये मैच कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैच शुरू बैल ही नहीं बजी भाई इसमें। उससे पहले ही जो हर तरफ मारा मारी है वो शुरू हो रही है। स्टील चेयर से अटैक किया रैंडी ऑर्टन के ऊपर, रैंडी ऑर्टन ने काउंटर भी किया, वो भी स्टील चेयर से मार रहे होते, लेकिन फिर केविन ओवंस ने काउंटर कर दिया। इतने गुस्से में थे भाई केविन ओवंस, उन्होंने रेफरी को ही स्टनर मार दिया। बताओ ऐसा कब आपको दिखता है कि मैच चल ही रहा भाई, कुछ हुआ भी नहीं, रेफरी के ऊपर स्टनर मार दे, तो वो जो रियल फीलिंग है केविन ओवंस की स्टोरी लाइन की, उसको काफी ज्यादा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम हुआ है इस मैच में, नहीं ये इस भसड़ में, इस ब्रॉल में जो भी रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस के बीच हुई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने भी भाई थोड़ा अच्छा खासा काउंटर किया, वो भी स्टील चेयर वगैरह से मार रहे होते हैं, एक ऑफिशियल आ गया वहां पे बचाने के लिए, तो रैंडी ऑर्टन ने उसको भी पकड़ के फेंक दिया, ये केविन ओवंस नहीं किसी की सुन रहा तो मैं किसी की क्या सुनूं। इसके बाद लड़ते 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 भाई ये जाते हैं कहां, क्राउड के बीच में, लेकिन उससे पहले एडम पियर्स निक ऑल्डिस रोकने के लिए आते हैं, तो रैंडी ऑर्टन ने एडम पियर्स के ऊपर भी आरकेओ लगा दिया। एक कहीं तो मैं देख रहा था किसी ने बोला था भाई कितना स्मार्ट है रैंडी ऑर्टन, उसने आरकेओ मारा निक ऑल्डिस को नहीं एडम पियर्स को, क्योंकि उसे पता है वो अपने जनरल मैनेजर के ऊपर नहीं हाथ उठाएगा वरना उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक क्राउड में जाके लड़ते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोर्ड ऐसा लेके केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे, उसके बाद जाते हुए एक ऊपर स्पॉट पे रैंडी ऑर्टन को उन्होंने टेबल पे बिछाया होता, वहां से उन्होंने एल्बो ड्रॉप मार दी भाई, वहीं पे मैच खत्म हो गया। उसके बाद कुछ आगे इस चीज ने प्रोग्रेस की नहीं, होली शिट के वहां पर चैंट लग रहे थे, तो रैंडी ऑर्टन के साथ और बुरे वाले पंगे ले लिए
लिए है केविन ओवेंस ने। अभी स्टोरी तो इनकी बहुत लंबी चलने वाली है और मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। चलो, रैंडी ऑर्टन के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर अब आई बॉल्स हैं। अभी चैंपियनशिप की तरफ तो वो नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी ये मोमेंटम बिल्ड करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके बाद अगला मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए, अंद्रादे वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। इन्वर्टेड जो स्पेनिश फ्लाई मारते हैं भाई, ये दोनों वो स्प्रिंग बोर्ड, मतलब वो बीच में फंस के भाई वो इस मैच में मुझे कुछ कुछ तो ऐसे स्पॉट भी दिखे हैं, मेरे को समझ नहीं आया ऐसे बोलते भी क्या है, या ये कुछ होता भी है या इन्होंने बस बना दिया भी यहाँ पे मैच पे। ऐसा कुछ अंद्रादे एंड कार्मेलो हेज ने अपनी केमिस्ट्री दिखाई है यहाँ पे। एक वो स्पॉट भी बड़ा फनी सा लगा मुझे, जब कार्मेलो हेज दोनों के ऊपर ही लेट के पिन कर रहे थे। भाई क्या यार, अभी तो मैच शुरू हुआ तो कहाँ से अभी पिन कर रहे हो। इसके बाद एले नाइट का एक डबल एल्बो भी आता है, वो तो ऐसा लगा भाई जैसे किसी रस्सी में झूलते हुए वो गए, इतना वो स्मूथ था। एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है भाई एले नाइट का, वो जो टॉप रोप पे सीधा जंप करते हैं वो ऑलमोस्ट हर बार ही बॉच हो रहा है। आज भी वो बॉच हुआ, लेकिन किसी तरीके से फिर उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। एंड में जाके बीएफटी फिनिशर कार्मेलो हेज के ऊपर हिट किया एले नाइट ने, जब अंद्रादे और कार्मेलो हेज किसी एक अपने सीक्वेंस के अंदर थे। तो वो जो फिनिश है वो थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव सा लगा। बाकी चैंपियनशिप रिटेन हो गई है आज भी एले नाइट की, और स्टिल वो कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी देखते हैं आगे ये इस कहानी को कैसे बढ़ा रहे हैं। और शो का मेन इवेंट था फिर हमारा गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, चैंपियन वर्सेस चैंपियन क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में भी जो क्राउड की एनर्जी है वो आपको पूरी दिख जाएगी भाई, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। भले मैच की जो पेस है वो मुझे लगा था कि काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन वैसा था नहीं, काफ़ी स्लो पेस पे शुरू होता है। कोडी रोड्स की भाई स्ट्रेंथ भी दिखी आज तगड़ी वाली, जब वर्टिकल डिलेड वाली पोजीशन में उन्होंने बिल्कुल गुंथर को ऐसा पकड़ लिया था भाई, तो वो दिखा था। कोडी रोड्स ने जो आजकल हैवी वर्कआउट है शायद वो भी शुरू कर दी है। कोडी रोड्स का कटर भी लगता है उसके ऊपर किक आउट हो गया। अब यहाँ से मैच में जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग होती है, जब डिजास्टर किक के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन उसको बॉस्टन क्रैब में उन्होंने बदला, और जब होल्ड में फंसा लेते हैं गुंथर तो भाई थोड़ा दिल धक धक तो होता ही है कि भाई अब लगता है बंदा जो है जीतने वाला है। इसके बाद उन्होंने स्लीपर होल्ड में भी फंसाया। ये वही मूव है जिस पर रैंडी ऑर्टन पास आउट कर गए थे, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे फाइट बैक कर लेते हैं, तो भाई उनको काफी स्ट्रांग दिखाया। क्रॉस रोड्स उन्होंने हिट किया, लेकिन गुंथर भी इसके बाद पावर बम हिट करते हैं। कोडी रोड्स ने उसके ऊपर किक आउट कर दिया। गुंथर के जो चॉप्स है वो शुरू हो रहे हैं, और भाई वो मूवमेंट कितना तगड़ा था यार। कोडी रोड्स कहते हैं ले भाई मार मुझे, और मार और मार, लेकिन कुछ फर्क पड़ नहीं रहा इसके बाद अब कोडी रोड्स को गुंथर के चॉप्स का भी। वो तो बिल्कुल ऐसा जो उनके अंदर का एड्रेनलिन है वो ऐसा जागा कि जो उनके गाने से उनकी सही में आत्मा के अंदर भी घुस के आ गया, तो वो काफी सही लगा मुझे। क्रॉस रोड्स को मार के पिन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर गुंथर ने किक आउट कर दिया। अब यहां से मैच का फिनिश था जो कि मुझे वियर्ड लगा, फनी भी लगा, सब कुछ बताता हूं। क्रॉस वो टॉप रोप के कटर के लिए आई थिंक जा रहे थे, उसको सीधा स्लीपर होल्ड में उन्होंने बदला, लेकिन उसी को फिर सीधा काउंटर करके ऐसा ट्रांजिशन मारा कि अब पिन होने की पोजीशन में आ चुके हैं गुंथर, और वो पिन हो भी गए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इस मैच का जो फिनिश है अगर इसमें इंटरफेरेंसेस नहीं है तो फिर इस तरीके से दिखाएंगे भाई कि हाँ दोनों में से कौन तगड़ा चैंपियन है, क्योंकि दोनों की रेसलिंग स्किल्स तगड़ी है। लेकिन WWE सबसे सेफेस्ट वे के साथ, मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। एक तो भाई तुम ये जबरदस्ती का मैच किया तुमने, ठीक है, उस चैंपियनशिप के लिए इसका कोई मतलब है नहीं इतना, फिर तुमने कर भी दिया, तो उसके बाद तुमने मैच भी फिर इस तरीके से बुक किया कि भाई हम सेफ खेलेंगे, हम दोनों को ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो ऐसा लगा कि भाई हम फैंस की इंटेलिजेंस के साथ ही तुमने सवाल उठा दे कि भाई हमें तो जाके पैसे मिलने, हम कुछ भी कर देंगे। तो ठीक है, समझ में आता है भाई, मैं खुद ही कहता हूँ कि बिजनेस ड्रिवन चीज़ें ही चलती हैं और वो चलनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा इस मैच का, फिर जिस तरीके से रिजल्ट निकला वो पर्पस मुझे कुछ लगा नहीं, मेरे को एक कोई सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग लगी नहीं इस मैच की। लेकिन ऑब्वियसली WWE फिर इस हिसाब से जाना चाहती थी कि दोनों को प्रोटेक्ट करे, तो वो चीज़ फिर उन्होंने यहाँ पर करी है। और भाई इसके बाद तो जो ट्रिपल एच के ऊपर मुझे लग रहा बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन पे वो आए थे, उनको सारे के सारे लोगों के साथ फोटोज भी खिंचवाने, कभी इधर से खींच रहे, कभी ऐसे टेढ़े हो रहे, क्योंकि पीछे पायरो चलेगा, फिर लिव मॉर्गन आ रही है, बहुत ज़्यादा वो फनी लग रहा था। सब कुछ देख के लग रहा था भाई कि ऐसे ऐसे ही होना है यार, ऐसे ऐसे ही इसको करेंगे, क्योंकि ये जो डिमांड्स हैं इसको हमको सप्लाई करके देना है। पूरा WWE को देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पैसे ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने इस मैच को जितना सही बताऊं एंजॉय करना था उतना करा नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्राउन जूल से जितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब चलो रिटर्न तो वो सब की बात नहीं कर रहा मैं, वो था तो स्टोरी के हिसाब से बढ़िया, लेकिन उस लेवल में मैचेस ने डिलीवर नहीं किया। लेकिन क्राउड बहुत तगड़ा था। ओवरऑल अगर मैं पूरे शो को रेट करूं तो मैं 10 में से आई थिंक इसे 8 स्टार्स दूंगा। बाकी मैचेस के बारे में तो फिर अलग से पॉडकास्ट में बात करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।